नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। पेगासस जासूसी मामले, कृषि कानून और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के भारी हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों में व्यवधान, दोनों सदन सोमवार तक के लिए स्थगित। राज्यसभा में नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 पारित। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, सरकार टीकाकरण का दायरा बढ़ाने के लिए राज्यों की लगातार मदद कर रही है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 45 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.38% हुई। देश में 92.8% राशन कार्ड आधार नंबर से जुड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के साथ मुलाकात में राज्य के विकास के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के नतीजे घोषित, लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मारी। प्रधानमंत्री ने छात्रों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में लोगों के विचार आमंत्रित किए। चीन में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के लिए यात्रा प्रतिबंधों पर भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने चिंता जताई। टोक्यो ओलंपिक में महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। भारत के लिए एक और पदक पक्का। पीवी सिंधु जापान के अकाने यामागुची को हराकर बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंची और पुरुष हॉकी टीम ने ग्रुप ए में मेजबान जापान को 5-3 से हराया। समाचार संध्या में अतहर सईद के साथ मैं लवली निगम। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण के अभियान जारी हैं। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। संसद के मानसून सत्र के 9वें दिन भी आज कथित पेगासस जासूसी मामले, कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष ने भारी हंगामा किया, जिसके कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दिन में कई बार बाधित होने के बाद आखिर में सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। लगातार व्यवधान होने की वजह से दोनों सदनों में इस सप्ताह कोई विशेष कामकाज नहीं हो सका। कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों के विरोध और नारेबाजी की वजह से लोकसभा का कामकाज बाधित हुआ। विपक्ष के हंगामे के बीच राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्र में वायु प्रबंधन विधेयक 2021 और सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक 2021 सदन में पेश किए गए। शोर शराबा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मानसून सत्र के शुरू होने के दिन से ही विपक्षी सदस्य पेगासस जासूसी मामले, कृषि कानून और कोविड जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं। श्री चौधरी ने कहा कि सरकार को अपना रुख बदलना चाहिए और विपक्ष की मांगें मान लेनी चाहिए। इसके तुरंत बाद कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य अध्यक्ष के आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे। इस शोर शराबे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया और कुछ प्रश्नों पर चर्चा भी की गई। श्री बिड़ला ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार आग्रह किया कि वे अपनी सीट पर लौट जाएं और सदन की कार्यवाही चलने दें। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान डालने के विपक्षी सदस्यों के आचरण को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मैं फिर से अपील करना चाहता हूं, आईटी मिनिस्टर श्री अश्विनी जी वैष्णव दोनों हाउस में डिटेल स्टेटमेंट दिया है। ये नॉन इशू बना के दुर्भाग्यपूर्ण से 7-8 दिन से संसद नहीं चल रहा है। देयर आर सो मेनी अदर इम्पोर्टेंट पीपल रिलेटेड इश्यूज, जनता को जो संबंधित विषय है वो चर्चा करने के लिए जो बीएसी में तय होता है उसके लिए भारत सरकार तैयार है। और बिल भी बहुत इम्पोर्टेंट बिल है। सरकार भी नहीं चाहते कि बिना चर्चा वो पारित हो जाए।
उधर राज्यसभा में भी कुछ ऐसी ही स्थिति रही। दूसरी बार स्थगन के बाद सदन की बैठक 2:30 बजे फिर शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य पेगासस जासूसी मामले, कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए और नारेबाजी करने लगे। विपक्ष के शोर शराबे के बीच ही कॉरपोरेट राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने सीमित देयता भागीदारी संशोधन विधेयक 2021 सदन में पेश किया। वित्त राज्य मंत्री भगवत कराड़ ने जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम संशोधन विधेयक 2021 पेश किया। इन दोनों विधेयकों के पेश किए जाने के बाद राज्यसभा में नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। इस विधेयक को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से पेश किया गया था। इस बीच विपक्षी सदस्य लगातार हंगामा करते रहे। इसे देखते हुए उपसभापति ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले राज्यसभा की कार्यवाही पेगासस जासूसी मामले, कृषि कानून और अन्य मुद्दों को लेकर 2 बार बाधित हुई। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने शून्यकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी दलों के सदस्य लगातार नारेबाजी करते रहे। इसे देखते हुए श्री नायडू ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की बैठक दोबारा शुरू होने पर उपसभापति ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य सदन के बीच में आकर हंगामा करने लगे। शोर शराबा जारी रहने से उपसभापति ने सदन की कार्यवाही 2:30 बजे तक स्थगित कर दी। नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 आज राज्यसभा में बिना चर्चा के पारित हो गया। विधेयक में नारियल विकास बोर्ड के अध्यक्ष पद को गैर शासकीय बनाने की व्यवस्था है। बोर्ड के सदस्यों की संख्या भी 4 से बढ़ाकर 6 कर दी गई है। संशोधन के बाद आंध्र प्रदेश और गुजरात भी बोर्ड में अपने प्रतिनिधि नामित कर सकेंगे। विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बोर्ड के अध्यक्ष पद को गैर शासकीय बनाना है, अर्थात अध्यक्ष कोई सरकारी अधिकारी नहीं होगा। इन व्यवस्थाओं से नारियल की खेती करने वाले किसानों को काफी लाभ मिलेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विधेयक पर अपने संक्षिप्त जवाब में कहा कि नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979 में संशोधन का मुख्य उद्देश्य नारियल की खेती के क्षेत्र का विस्तार तथा किसानों को विपणन की सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि वे लाभान्वित हो सकें। इससे पहले बीजू जनता दल के सदस्य मुजीबुल्लाह खान ने ओडिशा से भी एक सदस्य को नारियल विकास बोर्ड में शामिल करने की मांग की। लोकसभा में आज सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण विधेयक 2021 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग विधेयक 2021 पेश किए गए। विपक्षी सदस्यों के भारी विरोध के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण विधेयक 2021 पेश किया। उन्होंने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इससे सामान्य बीमा कंपनियों को कामकाज का एक बेहतर माहौल मिलेगा, क्योंकि इसमें सार्वजनिक और निजी भागीदारी की व्यवस्था की गई है। इससे सामान्य बीमा क्षेत्र में अधिक पूंजी जुटाने में भी मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि बीमा क्षेत्र के निजीकरण की विपक्ष की आशंकाएं पूरी तरह से निराधार हैं। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से सरकार ने सामान्य बीमा कंपनियों के लिए एक बेहतर भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाया है। देश में 92.8% राशन कार्ड आधार नंबर से जोड़े जा चुके हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 21 करोड़ 91 लाख राशन कार्डों को आधार से जोड़ने का काम पूरा कर लिया है और राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 71 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 23 जुलाई तक देश में लगभग 4,98,000 उचित मूल्य की दुकानें इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल उपकरण से लैस हो चुकी हैं। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के तहत मासिक आधार पर औसतन लगभग 1 करोड़ 50 लाख पोर्टेबिलिटी ट्रांजैक्शन यानी सुगम लेन देन हुआ है। सरकार ने कहा है कि 2020-21 में खाद्यान्न की खरीद अब तक की सबसे अधिक है। देश ने चालू खरीफ विपणन सत्र के दौरान 869 लाख टन से अधिक धान और रबी विपणन सीजन 2021-22 के दौरान 433 लाख टन से अधिक गेहूं की खरीद की है, जो अब तक की सबसे अधिक खरीद है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा, मौजूदा वर्ष के दौरान कुछ राज्य सरकारों ने भी खाद्यान्न की अब तक की सबसे अधिक खरीद दर्ज की है।
सरकार ने कहा है कि इस वर्ष 15 मई से 31 अक्टूबर की सीमित अवधि के लिए तुअर, उड़द और मूंग दाल को प्रतिबंधित श्रेणी से हटाकर स्वतंत्र श्रेणी में लाने के लिए आयात नीति में परिवर्तन किया गया है। घरेलू बाजार में दाल की उपलब्धता बढ़ाने तथा सहजता से इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में ये जानकारी देते हुए कहा कि तुअर और उड़द के लिए 6,300 रुपये तथा मूंग के लिए 7,275 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल तय किया गया है। सरकार ने कहा है कि केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित आयुर्वेदिक आयुष 64 मानव के लिए सुरक्षित है। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोकसभा को बताया कि कोविड रोगी के उपचार में इस दवा की उपयोगिता साबित हुई है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के हल्के, मध्यम और बिना लक्षण वाले मरीजों में आयुष 64 के उपचार से लोगों को लाभ हुआ है। सरकार ने निजी टीवी चैनलों के लिए दिन में कम से कम एक बार सांकेतिक भाषा में समाचार प्रसारित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। निजी टीवी चैनलों द्वारा इन दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा की जा रही है और मासिक रिपोर्ट भी तैयार की जाती है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में कहा कि मंत्रालय ने 11 सितंबर 2019 को श्रवण बाधितों के लिए मानक दिशा निर्देश तैयार किए थे। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए टीवी कार्यक्रमों और समाचारों की सुविधा प्रदान करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में अब तक राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 45 करोड़ 60 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में स्वस्थ होने की दर अब 97.38% है। पिछले 24 घंटे के दौरान 42,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। इसे मिलाकर अब तक 3 करोड़ 7 लाख से अधिक लोग कोविड संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या कुल संक्रमितों की 1.28% है। साप्ताहिक संक्रमित दर 5% से नीचे है। इस समय ये 2.4% है। प्रतिदिन संक्रमित की दर 2.44% है। कल 555 लोगों की संक्रमण से मौत से देश में महामारी के कारण मरने वालों की संख्या 4,23,000 से अधिक हो गई है। जांच क्षमता बढ़ी है और अब तक 46 करोड़ 86 लाख से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। कल 18,16,000 कोविड जांच की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सरकार टीकाकरण की गति के साथ ही टीकाकरण का दायरा बढ़ाने के लिए भी राज्यों की लगातार मदद कर रही है। मंत्रालय ने कहा कि सरकार सभी वयस्क आबादी के टीकाकरण के लिए राज्यों को 75% कोविड के टीके मुफ्त उपलब्ध करा रही है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में कोविड टीकाकरण की धीमी गति का आरोप लगाने वाली कुछ मीडिया रिपोर्ट भ्रामक हैं। टीकाकरण की दर को कम दिखाने के लिए इन रिपोर्टों में टीकाकरण अभियान की शुरुआत से औसत दैनिक टीकाकरण दर को आधार बनाया जाता है और फिर इस संख्या को उपयोग या दावा करने के लिए किया जाता है कि राज्यों को अपने यहां लोगों का टीकाकरण करने में कई वर्ष लगेंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 48 करोड़ 3 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि 2 करोड़ 92 लाख से अधिक कोविड टीके अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं। केंद्र ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 71,16,000 से अधिक टीके दिए जाएंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत जैव प्रौद्योगिकी और फार्मा क्षेत्र में अग्रणी है। श्री नायडू ने आज हैदराबाद में कोविड टीका बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक लिमिटेड का दौरा किया और वहां वैज्ञानिकों के साथ बातचीत की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि टीके बनाने वाली भारत बायोटेक जैसी घरेलू कंपनियों के कारण ही देश जैव प्रौद्योगिकी और फार्मा क्षेत्रों में सबसे आगे है। भारत बायोटेक ने कोविड के टीके बनाकर आम लोगों की जान बचाने का बड़ा काम किया है।
उन्होंने कहा कि देश में अब तक लगभग 45 करोड़ लोगों को टीकाकरण हो चुका है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस वर्ष के अंत तक सभी नागरिकों को टीका लगा दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति ने लोगों से कहा कि वे मास्क पहनने, स्वच्छता रखने और सुरक्षित दूरी सहित कोविड से बचाव के सभी नियमों का पालन करते रहें। इस अवसर पर उन्होंने भारत बायोटेक लिमिटेड के वैज्ञानिकों के कामकाज की सराहना की। केरल में कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच 6 सदस्यीय केंद्रीय दल राज्य के दौरे पर है। इस दल का नेतृत्व राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक सुजीत कुमार सिंह कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि केरल में संक्रमण के मामले बढ़ने की खबर आ रही है और केंद्रीय दल कोविड प्रबंधन में राज्य के प्रयासों में मदद करेंगे। त्रिपुरा सरकार ने राज्य में 1 अगस्त से 31 अगस्त तक कुछ प्रतिबंधों और कोविड दिशा निर्देशों के साथ सप्ताहांत कर्फ्यू सहित दिन का कर्फ्यू समाप्त कर दिया है। नए आदेश के अनुसार 1 अगस्त से रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लागू रहेगा। 1 अगस्त से 31 अगस्त तक 100 लोगों को बैठकों में शामिल होने की अनुमति दी गई है, लेकिन बंद कमरे के दौरान होने वाली बैठकों या सभाओं में कुल क्षमता का 30% लोगों को अनुमति होगी। इसके साथ ही सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, खेल के मैदान, मनोरंजन पार्क और बार को 30% की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कोरोना जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत आज रात 9:30 बजे हिंदी और अंग्रेजी में विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस कार्यक्रम में सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री टेलीफोन नंबर 1800-115767 और 011-2331-4444 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR के जरिए सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर उपलब्ध रहेगा। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। पेगासस जासूसी मामले, कृषि कानून और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के भारी हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों में व्यवधान, दोनों सदन सोमवार तक के लिए स्थगित। राज्यसभा में नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 पारित। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, सरकार टीकाकरण का दायरा बढ़ाने के लिए राज्यों की लगातार मदद कर रही है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 45 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.38% हुई। देश में 92.8% राशन कार्ड आधार नंबर से जुड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के साथ मुलाकात में राज्य के विकास के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के नतीजे घोषित। लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मारी। प्रधानमंत्री ने छात्रों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के लिए लोगों के विचार आमंत्रित किए। चीन में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के लिए यात्रा प्रतिबंधों पर भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने चिंता जताई। टोक्यो ओलंपिक में महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। भारत के लिए एक और पदक पक्का। पीवी सिंधु जापान की अकाने यामागुची को हराकर बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंची। पुरुष हॉकी टीम ने ग्रुप ए में मेजबान जापान को 5-3 से हराया। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने कहा है कि कोरोना महामारी से जूझ रही दुनिया में वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक टिकाऊ प्रयास की आवश्यकता है। श्री मिस्री आज पेइचिंग में अंतर्राष्ट्रीय मंच को संबोधित कर रहे थे। श्री मिस्री ने वर्तमान समय में देशों के बीच परस्पर विश्वास और पारदर्शिता की कमी पर प्रकाश डाला और विदेश मंत्री एस जयशंकर की कही इस बात का हवाला दिया कि किस तरह से कोविड महामारी ने संकीर्ण मानसिकता को बढ़ावा दिया है। ऐसे समय में उन्होंने अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान करते हुए कहा कि सभी देशों को आपूर्ति श्रृंखला को टिकाऊ बनाए रखने के लिए इसमें विविध तरीके से निवेश करना चाहिए। I think the first step on the way to a post-pandemic world is to learn to live with the world as it is now. This pandemic may be the most serious one in living memory, but it should not be seen as the last one. It stands to reason then that we need a more sustainable path in addressing current realities and in facing up to future ones. A path that is not dependent on repetitive and massive lockdowns, crushing travel restrictions that have impacted students particularly badly, and an intense undercurrent of suspicion about everything.
भारत और अमेरिका ने आज वैश्विक विकास के लिए त्रिकोणीय सहयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत समझौते में द्वितीय संशोधन पर हस्ताक्षर किए। वैश्विक स्थिरता और समृद्धि के लिए भारत अमेरिकी भागीदारी के मार्गदर्शक सिद्धांतों पर यह समझौता नवंबर 2014 में हुआ था। ये विशेषकर एशिया और अफ्रीका के साझेदार देशों की विकास आकांक्षाएं पूरी करने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की रूपरेखा तय करता है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के आतंकवाद रोधी कार्य समूह की वर्चुअल छठी बैठक इस महीने की 28 और 29 तारीख को संपन्न हुई। बैठक में ब्रिक्स आतंकरोधी कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया। कार्य योजना में ब्रिक्स देशों के नेताओं द्वारा 2020 में स्वीकृत आतंकरोधी रणनीति लागू करने के विशेष उपाय शामिल किए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य आतंकवाद, कट्टरवाद, आतंकी गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध कराने, आतंकवादियों द्वारा इंटरनेट के दुरुपयोग और उनकी आवाजाही पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग और मजबूत करना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मारी है। लड़कों की तुलना में लड़कियों के परीक्षा नतीजे 0.54% बेहतर रहे हैं। लड़कियों का उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 99.67% रहा, जबकि लड़कों का 99.13% रहा। परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.cbseresults.nic.in और www.cbse.gov.in पर उपलब्ध हैं। एक रिपोर्ट। इस साल 12वीं की परीक्षा में 13 लाख छात्रों में से कुल 12,96,318 छात्र सफल रहे। 1,50,000 से अधिक छात्रों को 90% से अधिक अंक प्राप्त हुए। वहीं केंद्रीय विद्यालय और केंद्रीय तिब्बत स्कूल प्रशासन के छात्रों के परिणाम 100% रहे, जबकि जवाहर नवोदय विद्यालय के 99.94% विद्यार्थी सफल रहे। हालांकि 65,000 विद्यार्थियों का परिणाम अभी प्रक्रिया में है और इनका परिणाम अगले महीने की 5 तारीख तक घोषित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीएसई 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को परीक्षा सफलतापूर्वक पास करने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने उन्हें युवा दोस्तों के रूप में संबोधित करते हुए उनके उज्जवल, सुखी और स्वस्थ भविष्य की कामना की। श्री मोदी ने ट्वीट संदेशों में कहा कि जिन विद्यार्थियों को लगता है कि वे और कठिन परिश्रम करते और परीक्षा में बेहतर करते, उन्हें अपने अनुभवों से सीख लेनी चाहिए और मनोबल ऊंचा रखना चाहिए। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा में सफल रहने वाले छात्रों को बधाई दी है। बधाई संदेश में श्री ठाकुर ने छात्रों से सर्वश्रेष्ठ बनने का लक्ष्य रखने, जिज्ञासु बने रहने और अपनी रुचियों का पता करने के लिए लगातार प्रयास करते रहने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज एस बोम्मई से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि श्री बोम्मई को कर्नाटक की प्रगति के वास्ते नई यात्रा शुरू करने के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने उन्हें राज्य के विकास के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। नागर विमानन महानिदेशालय ने आज एक परिपत्र जारी कर कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानें 31 अगस्त तक निलंबित रहेंगी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कार्गो संचालन और महानिदेशालय द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित उड़ानों पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। परिपत्र के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा चुनिंदा मामलों के आधार पर कुछ मार्गों पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है। डाक विभाग ने राखी के त्योहार पर देश भर में राखी पहुंचाने के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। डाक विभाग ने बताया है कि दिल्ली के 34 प्रमुख डाकघरों में राखी भेजने के लिए विशेष काउंटर खोले जा रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस भाषण के लिए नागरिकों से अपने सुझाव देने का अनुरोध किया है। श्री मोदी इनमें से कुछ सुझावों को 15 अगस्त के अपने भाषण में शामिल करेंगे। पिछले कुछ वर्षों से श्री मोदी स्वतंत्रता दिवस भाषण के लिए सीधे नागरिकों से सुझाव आमंत्रित करते रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि नागरिकों के सुझाव लाल किले की प्राचीर से सुने जा सकेंगे। लोग अपने विचार और सुझाव MyGov पर साझा कर सकते हैं।
टोक्यो ओलंपिक में कैसा रहा आज का दिन, जानने के लिए रुख करते हैं स्पोर्ट्स डेस्क का। टोक्यो ओलंपिक में आज का दिन मुक्केबाजी, बैडमिंटन और हॉकी के नाम रहा। महिला मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहेन ने 69 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाकर भारत का एक और पदक पक्का कर लिया है। लवलीना ने अपनी शानदार जीत के बाद कहा कि अब उनकी निगाहें स्वर्ण पदक पर हैं। मेडल तो एक ही होता है, गोल्ड, उसी के लिए अभी तैयारी करना है मुझे। नेक्स्ट सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल का प्लानिंग करना है, कैसे क्या किया जाए, कैसे इसके साथ फाइट किया जाए। बस खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने लवलीना को शुभकामनाएं दी हैं। जो भारत का एक और मेडल पक्का हुआ है, मैं तो यही कहूंगा 130 करोड़ भारतीय शुभकामनाएं भेजते हैं कि आप गोल्ड मेडल जीत कर आए और देश को आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं और बाकी भी जितने इवेंट्स हमारे बचते हैं उसमें हमारे खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करें, ऐसी हमारी उम्मीद। बैडमिंटन में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने जापान की अकाने यामागुची को 21-13, 22-20 से हराया। सिंधु और यामागुची के बीच अब तक का ये 19वां मुकाबला था, जिसमें सिंधु ने 12वीं बार जीत हासिल की है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सिंधु की शानदार जीत पर उन्हें बधाई दी है। उधर हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने पूल ए के अंतिम मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए जापान को 5-3 से हरा दिया है। भारत पूल ए में दूसरे स्थान पर है और अब क्वार्टर फाइनल में अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है। भारत की ओर से गुरजंत सिंह ने 2, जबकि हरमनप्रीत सिंह, शमशेर सिंह और नीलकांत शर्मा ने एक गोल किया। वहीं महिला हॉकी में भारत ने आयरलैंड को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीद कायम रखी है। कल भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। तीरंदाजी, निशानेबाजी और एथलेटिक्स में आज का दिन निराशाजनक रहा। तीरंदाजी में दीपिका कुमारी को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल क्वालिफिकेशन रैपिड स्पर्धा में राही सरनोबत और मनु भाकर क्वालिफाई नहीं कर सकी। क्वालिफिकेशन में मनु 15वें और राही 32वें स्थान पर रहीं। अविनाश साबले पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज के पहले दौर की हीट स्पर्धा में 7वें स्थान पर रहे, जबकि एमपी जबीर पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ की हीट में क्वालिफाई नहीं कर सके। दुती चंद 100 मीटर रेस की स्पर्धा में 7वें स्थान पर रहीं। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स डेस्क। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार के ओलंपिक क्विज में देश के कोने कोने से श्रोता हिस्सा ले रहे हैं। कल के सवाल के विजेता हैं हिमाचल प्रदेश शिमला के राहुल कश्यप। राहुल को आकाशवाणी समाचार की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी बधाई। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में राहुल ने ओलंपिक क्विज के विजेता बनने पर पूरे हिमाचल की ओर से आकाशवाणी समाचार का आभार व्यक्त किया और खिलाड़ियों को टोक्यो ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे आकाशवाणी समाचार के स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम के क्विज का विजेता घोषित किया गया, जिसके लिए मैं आकाशवाणी समाचार का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं हिमाचल प्रदेश राज्य की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि सभी खिलाड़ी अपने अपने खेलों में बेहतर प्रदर्शन करें और भारत का नाम रोशन करें। आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स चैनल ओलंपिक 2020 की आयोजनों का व्यापक रूप से प्रसारण कर रहे हैं। ये प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। डीडी स्पोर्ट्स, दूरदर्शन समाचार और डीडी इंडिया चैनल पर ओलंपिक से संबंधित प्रतिदिन विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित किए जा रहे हैं। ओलंपिक में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का डीडी स्पोर्ट्स पर प्रतिदिन सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक सीधा प्रसारण किया जा रहा है। ओलंपिक से जुड़े कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी के सभी प्रमुख केंद्रों से किया जा रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल, डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेगासस जासूसी मामले, कृषि कानून और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के भारी हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों में व्यवधान, दोनों सदन सोमवार तक के लिए स्थगित। राज्यसभा में नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 पारित। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, सरकार टीकाकरण का दायरा बढ़ाने के लिए राज्यों की लगातार मदद कर रही है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 45 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.38% हुई। देश में 92.8% राशन कार्ड आधार नंबर से जुड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के साथ मुलाकात में राज्य के विकास के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के नतीजे घोषित, लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मारी। प्रधानमंत्री ने छात्रों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के लिए लोगों के विचार आमंत्रित किए।
चीन में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के लिए यात्रा प्रतिबंधों पर भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने चिंता जताई। टोक्यो ओलंपिक में महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। भारत के लिए एक और पदक पक्का। पीवी सिंधु जापान के अकाने यामागुची को हराकर बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंची और पुरुष हॉकी टीम ने ग्रुप ए में मेजबान जापान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।